सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि डीएलएड का एग्ज़ाम बिल्कुल बहुत पास आ चुका है। 17 जून को ये एग्ज़ाम है और उसके संबंध में हमने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाई हुई है। कल जो मैंने बात करी थी वो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस के ऊपर बात करी थी 10 मार्क्स के लिए। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हिस्ट्री के ऊपर बात करने वाले हैं 10 मार्क्स के लिए। तो आइए जानते हैं कि इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उनके क्या क्या आंसर हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पहली सीरीज शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट को किस वर्ष में पारित किया गया। तो जो रॉयल एक्ट था हमारा 1919 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था। 16 अगस्त 1946 को। आपको पता है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दिन बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। कलकत्ता में बहुत बड़े लेवल पे दंगे हुए थे और काफी लोग इसमें मारे गए थे, तो उसे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में जाना जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, साइमन कमीशन को भारतीयों ने बहिष्कार क्यों किया। देखिए साइमन कमीशन जो था उसका सबसे बड़ा बहिष्कार का कारण था उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, जब भारत की स्वतंत्रता हुई थी, यानी कि उस टाइम भारत की स्वतंत्रता के समय यूके का प्रधानमंत्री कौन था इंग्लैंड का। तो क्लेमेंट एटली जो थे उस टाइम प्रधानमंत्री हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था, किस लिए किया था। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसकी जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमीशन बिठाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कहां से प्रारंभ हुआ। तो 1857 का जो विद्रोह था वो कहां से हुआ, मेरठ से हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, वह भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ज्यादातर बच्चों को इसका आंसर पता होगा, मंगल पांडे। इस पे एक पिक्चर भी बनी हुई है, आप लोगों ने देखी होगी। मंगल पांडे ने ही ये जो चर्बी वाले कारतूस था उनका प्रयोग करने से मना कर दिया। आपको पता है 1857 का जो विद्रोह हुआ था बहुत बड़े लेवल पे हुआ था। इसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संख्या किस व्यक्ति ने दी थी। तो आंसर है वीडी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 9, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले रॉयल एक्ट पास हुआ था। उसी की वजह से जो है उसके विरोध में जो है वो सभा हो रही थी। बाद में जनरल डायर ने बहुत बड़े लेवल पे वहां पे लोगों को मारा, तो जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था। बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन पेपर में पूछा था महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे, दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था। देखिए ये दांडी मार्च बेसिकली नमक कानून तोड़ने के लिए किया गया था। 6 अप्रैल 1930 को ये गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। आपको पता है जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में है। अब आपको पता है कि हिस्ट्री में कई टॉपिक दे रखे हैं। स्वतंत्रता संग्राम से कुछ मैंने 15 क्वेश्चन लिए थे। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की। आपको पता है कि यूएनओ को जो बनाया गया था बेसिकली किस लिए बनाया गया था, वो पूरा सारी चीजें मैंने इसमें कवर की है वैसे तो। और मैं आपको बताता हूँ यूएनओ की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की स्थापना के लिए की गई थी। 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके थे, तीसरे वर्ल्ड वॉर ना हो इसलिए यूएनओ की स्थापना की गई थी। लीग ऑफ नेशन की जगह यूएनओ ने इसका स्थान लिया। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ। 30 अक्टूबर 1945। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। देखिए जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 2 तरह के सदस्य होते हैं, एक होते परमानेंट और एक होते नॉन परमानेंट। परमानेंट मेंबर जो होते हैं वो 5 होते हैं और नॉन परमानेंट मेंबर जो आपके होते हैं 10।
परमानेंट मेंबर को वीटो पावर प्राप्त है, उससे ही संबंध में अगला क्वेश्चन है। वीटो पावर का मतलब ये होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर कोई भी विधेयक आता है, बिल आता है, तो इन 5 देशों का राजी होना बहुत जरूरी है। यदि ये 5 देश किसी विषय पर राजी नहीं है और एक भी असहमत है, तो वो विषय पास नहीं होता है। सपोज दैट कि कोई ऐसा विषय आया जो बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका की तरफ से, और रसिया को, रूस को ये लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो उस पर वीटो कर सकता है। अगर वीटो कर देगा तो वो पास नहीं होगा। तो कई बार देखा गया है कि वीटो का सबने सदुपयोग भी किया है और दुरुपयोग भी किया है। तो ये जो 5 परमानेंट मेंबर है वो ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस। क्वेश्चन नंबर 5, सन 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए, तो आपका आंसर आएगा 51। क्वेश्चन नंबर 6, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आपको पता है वर्ल्ड लेवल पे होता है, जिसमें इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सुना जाता है। इसमें जो टोटल न्यायाधीश होते हैं वो 15 होते हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने साल होता है? वेरी गुड, 9 ईयर्स का होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हेग में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है? तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एंटोनियो गुटेरेस जो है अभी वर्तमान में यूएनओ के महासचिव है। महासचिव बहुत बड़ा पद होता है यूएनओ के अंदर। संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो 54 सदस्य हैं इसके अंदर। परमाणु प्रसार संधि कब अस्तित्व में आई? जो 1968 में। अगला टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, यूएनओ का जो बेसिकली काम है विश्व में शांति स्थापित करना है। ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उसे टॉपिक में ले लिया था। तब भी आप डिटेल से किताब से जरूर पढ़ें। देखिए, एमसीक्यू के साथ साथ डिटेल से पढ़ना भी जरूरी होता है। अगला जो टॉपिक है वो है पंचशील है। पंचशील समझौता बहुत ही फेमस समझौता था भारत और चीन के बीच में। पहला क्वेश्चन भी यही है कि ये समझौता किन 2 देशों के बीच में था? वो था भारत और चीन। अब बात करते हैं कि पंचशील समझौता कब हुआ? तो 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ। फिर क्वेश्चन ये पूछा जाता है किन 2 व्यक्तियों के बीच में हुआ? तो चीन के नेता चाओ लाइन और भारत के पंडित नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू के बीच में ये हुआ था। इस समझौते में कहा क्या गया था? उन 5 बिंदुओं को मैंने यहाँ रखा है कि वास्तव में क्या एक दूसरे से वो कमिटमेंट कर रहे थे। सबसे पहले कहा गया था एक दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कि जो व्यक्ति कुछ कर रहा है, जो देश कर रहा है, तो उसमें दूसरा इंटरफेयर नहीं करेगा। एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व यानी कि जीव और जीनोदों पर बात रखेंगे। परस्पर सहयोग और लाभ को बढ़ावा देंगे और क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे। देखिए, चाइना ने कितने अच्छे वचन यहाँ पे रखे थे, पर आपको पता है 1962 में क्या हुआ? चाइना ने भारत पर जो आक्रमण किया, तो उससे कहीं ना कहीं पंचशील सिद्धांतों को धूमिल सा लगता है। अगला टॉपिक है भूदान आंदोलन। भारत में 1951 में विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था, जो कि एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने महसूस किया कि भूमिहीन का मुद्दा ग्रामीण भारत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। मतलब किसानों के पास, ऐसे भी किसान हैं जिनके पास जमीन नहीं है, तो उन्होंने भूमि सबको दिलाने के लिए ये आंदोलन को चलाया और 1951 में उन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया। विनोबा भावे जी ने गांव-गांव घूमकर जमींदारों से अपनी जमीन दान करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, भाई जमींदारों, आपके पास तो बहुत सारी जमीन है, तो आपको जरूरतमंद किसानों को जमीन देनी चाहिए। विनोबा भावे का दृष्टिकोण अहिंसा के दर्शन में निहित था। उनका यह विचार था कि भूस्वामियों को गरीबों हेतु करना और सहानुभूति दिखानी चाहिए और उनको अपनी जमीन दान करनी चाहिए जो उन पे एक्स्ट्रा है, ज्यादा है। इसमें से ज्यादातर एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू करा? तो विनोबा भावे जी को आप याद रखेंगे। उनका उद्देश्य धनी जमींदारों को भूमिहीन किसानों को अपनी भूमि का एक हिस्सा देने की है। कहने का मतलब क्या है कि जो जमींदार है, जो अमीर जमींदार हैं, उनको किसानों को जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दी जाए, इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसमें एक टॉपिक दिया गया है सर्वोदय। सर्वोदय अंग्रेजी लेखक रस्किन की एक पुस्तक अनटू द लास्ट का गांधी जी द्वारा गुजराती में एक अनुवाद है।
अनटू द लास्ट का मतलब ये होता है कि अंत वाले को भी, यानी कि सबसे लास्ट वाले को भी फायदा पहुंचे। तो सर्वोदय का जो मेन मतलब ये होता है वो सबका उदय होता है, सबका विकास होता है। कहने का मतलब ये है कि सर्वोदय की जो संकल्पना है वो सबको साथ लेके चलने की है, सबके विकास करने की है। इसका ये थीम जरूर याद रखना, कहाँ से ली गई है और इसका अर्थ क्या है। उद्देश्य क्या है, सबसे पहले तो आत्म संयम बनाए रखना, शोषणहीन समाज की स्थापना करना, सर्वांगीण विकास करना, लोक नीति के आधार पर शासन करना। कहीं ना कहीं सर्वोदय जो है वो सबके उदय की बात करता है, शोषण को खत्म करने की बात करता है और आत्म संयम की बात करता है। आत्म संयम का मतलब यही होता है कि इतना ही अपने पास रखो जितना गुजारा हो जाए, जितने में आपको कष्ट ना हो। क्योंकि कुछ लोग जो है लालचवश बहुत ज्यादा संपत्ति अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं। तो गांधी जी का मानना यह था कि ज्यादा आपको संपत्ति इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर आत्म संयम होना चाहिए। सर्वोदय वर्ग विहीन, जाति विहीन और शोषण मुक्त समाज की स्थापना की बात करता था। इसमें विनोबा भावे जी का भी नाम आता है। जब हम सर्वोदय का विचार करते हैं तब हमारा मानना यह है कि ऊंच नीच खत्म हो, वर्ण व्यवस्था की दीवार खत्म हो। कहने का मतलब क्या है कि जातियों के आधार पर जो समाज बटा हुआ है वो दीवार खत्म होनी चाहिए और जाति भेदभाव जो है खत्म होना चाहिए। अगर जाति बंधन खत्म नहीं होंगे तो सर्वोदय स्थापित नहीं होगा। यानी कि अगर सर्वोदय को सफल बनाना है तो हमें जाति भेदभाव को मिटाना होगा और जाति भेदभाव के साथ साथ आर्थिक विषमता को मिटाना होगा, यानी कि गरीबी को खत्म करना होगा, अमीर गरीब की जो बीच की जो खाई है उसको खत्म करना होगा। सर्वोदय दर्शन के जो प्रमुख तत्व वो ये है कि पारिश्रमिक की समानता, महिला हो या पुरुष हो सबको समान वेतन दिया जाए, प्रतियोगिता का अभाव हो। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि समाज में वैमनस्य फैले या समाज में अलगाववाद फैले। साधन शुद्धि हो, गांधी जी देखिए साधन शुद्धि पर ज्यादा बल देते थे। उनका मानना यह है कि जो हमारे साधन होने चाहिए चाहे विकास के हों वो आपके सही होने चाहिए। ऐसा ना हो कि गलत साधनों का प्रयोग करके आप विकास करें तो वो ठीक नहीं है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सही तरीकों से पैसा कमाएं, न कि गलत तरीके से। फिर गांधी जी डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण की बात करते थे कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि नीचे वाले को भी निर्णय में शामिल करना। ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति जो है निर्णय लिए जा रहा है, सभी व्यक्ति निर्णय में शामिल हो। ये डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती थी। जैसे पंचायती राज सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसमें एक टॉपिक दिया गया है पंचवर्षीय योजना, जिसको हम 5 ईयर प्लान भी कहते हैं। आपको पता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने विकास के लिए एक पैरामीटर्स को तय किए। पंडित नेहरू जी पूंजीवाद से प्रभावित थे, समाजवाद से प्रभावित थे। तो बाद में उन्होंने सोचा कि विकास कैसे करना है, तो उन्होंने दोनों की एक मिक्स अर्थव्यवस्था को बनाया, जिसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि जिसमें कि दोनों के गुण पाए जाएंगे। तो देश के डेवलपमेंट करने के लिए हमने एक योजना आयोग की स्थापना करी। योजना आयोग का जो मेन काम ये था वो पंचवर्षीय योजना तैयार करना। पंचवर्षीय जैसे कि नाम से स्पष्ट है, 5 वर्ष के लिए योजना बनाई जाएगी और जिसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि देश का विकास किया जाए। 1947 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का नियोजन की अवधारणा का आधार था। 2017 आपको पता ही है। उसके बाद जो है 2015 के बाद क्या हुआ उस पर हम बात करेंगे। योजना आयोग जो बदलकर क्या हो गया, नीति आयोग हो गया। क्योंकि 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले से भाषण दिया कि हमें अब योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था बनानी होगी, तो उन्होंने नीति आयोग की स्थापना करी। इसका जो हेड होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो देश का प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार से अब योजना आयोग की जगह अगर नीति आयोग बन गया है तो उसका अध्यक्ष भी देश का प्रधानमंत्री होता है। इसका उपाध्यक्ष होता है जो कि एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है। ये दो इंपोर्टेंट ध्यान रखना कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है, और एक उपाध्यक्ष कौन होता है, कैबिनेट रैंक का मंत्री होता है। देखिए पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति आयोग कब बना, तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, तो नीति आयोग का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी कि नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि भारत परिवर्तन
बदलाव की एक संस्था जो के रूप में कार्य करेगी। पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 में शुरू की गई, जिसने प्राथमिक क्षेत्र पर बहुत बल दिया। इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि किस चीज पे बल दिया गया था, तो आप बोलोगे प्राथमिक क्षेत्र पे। कौन से मॉडल पे आधारित है, तो हेराल्ड-डोमर मॉडल पे आधारित है। के एन राज ने जो है इसके नेतृत्व का प्रारूप तैयार किया। अब बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना में जहाँ कृषि यानी कि प्राथमिक क्षेत्र पर बल दिया गया था, वही दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कौन प्रमुख व्यक्ति थे, तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनका व्यक्ति का नाम भी विशेष आता है, तो इसको आप जरूर याद कर लेना। इसको महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है। और इसने उद्योगों पर बात करी बेसिकली। तीसरी पंचवर्षीय योजना में गेहूं कृषि के ऊपर बात करी। 12 पंचवर्षीय योजना टोटल बनी। 12 पंचवर्षीय योजना को आप लगातार देख लेंगे, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी उसमें क्या क्या कहा गया है। मैंने शुरू के 3 का यहाँ पे वर्णन किया है, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है और सारे टॉपिक को कवर करना बहुत ही कठिन बात होती है अगर हम पूरा टॉपिक ले लेंगे तो। एक इसमें क्वेश्चन दे रखा है, बुनियादी शिक्षा यानी कि बेसिक एजुकेशन की बात जो करी थी वो महात्मा गांधी जी ने की थी। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा में क्या बात की, उन्होंने कहा ये जो पाठ्यक्रम होगा ये 7 वर्ष की अवधि का होगा। पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गांधी जी की बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम कितने वर्ष का था, तो आप 7 वर्ष टिक करेंगे। इसमें इन्होंने बात करी कि 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। जैसा आपको पता है कि अभी शिक्षा का अधिकार है, जिसमें कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की बात की जाती है, तो गांधी जी ने इसको 7 से 14 वर्ष के रूप में कहा था। उनका मानना है कि शिक्षा का जो माध्यम होगा वो मातृभाषा होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप जरूर देख लेना। मगर हिंदी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगी, यानी कि हिंदी पर वो विशेष बल देते थे। बुनियादी शिक्षा का जो आधार होगा वो शिल्प होगा। शिल्प का मतलब आपको पता ही है, गांधी जी बेसिक एजुकेशन में बात करते थे हैंडमेड प्रोडक्ट की, आत्मनिर्भर भारत की, कहीं ना कहीं बना के सीखने के वाली बात करते थे गांधी जी। शिल्प शिक्षा के माध्यम से बालकों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाया जाएगा। यानी कि गांधी जी के एजुकेशन में शिल्प पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें जैसे आप कुम्हार को जानते हैं वो वस्तुओं का निर्माण करता है, उसी तरह उसी पैटर्न के तौर पे जो है शिल्प शिक्षा की जो बात जो है गांधी जी ने की, जिसमें तरह तरह के आइटम्स बनाना और तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण करना, वो उसका एक बहुत बड़ा अंग था। शिल्प शिक्षा में सामाजिक और वैज्ञानिक शिक्षा को महत्व ज्यादा जोर दिया। इसमें शारीरिक श्रम को महत्व दिया। गांधी जी का मानना यह था कि बच्चा अगर शारीरिक श्रम करेगा तो उसका शरीर भी अच्छा रहेगा और वो कुछ सीखेगा भी। यह शिक्षा गांव के परिवेश, उनके गांव और शिल्प उद्योग से घनिष्ठ संबंध स्थापित हो। बालक स्वयं निर्मित उत्पाद का विक्रय कर विद्यालय पर व्यय कर सके। कहने का मतलब क्या है कि वो एक तो वस्तु बनाए और उसके बनाने से जो भी खर्चा आएगा वो अपने स्कूल पर लगा सकता है, उसमें योगदान दे सकता है। गांधी जी ने लड़के तथा लड़कियों के लिए समान पाठ्यक्रम की बात करी। कक्षा 6 और 7 में पढ़ने वाली बालिका बेसिक शिल्प से गृह विज्ञान ले सकती है। उनके पाठ्यक्रम में धर्म और अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं होगा। तो जब गांधी जी की बेसिक एजुकेशन को पढ़ो तो आप इसको जरा ध्यान रखना। इसमें कुछ अदर टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आपको पता ही है, लोकतंत्र होता है, जनता के लिए जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। भारत ने आजादी के साथ ही डेमोक्रेसी व्यवस्था को अपनाया, और डेमोक्रेसी व्यवस्था का जो सबसे मेन काम होता है वो ये होता है कि यहाँ पे चुनाव होता है। यहाँ पे सरकार 5 साल के लिए बनाई जाती है और लोकतंत्र होता है, और सरकार का जो बदलाव होता है वो शांतिपूर्वक होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर सत्ता परिवर्तन होगी तो शांतिपूर्वक होगी, जबकि तानाशाही में क्या होता है कि सत्ता परिवर्तन जो होता है तख्ता पलट के द्वारा होता है या हिंसात्मक होता है। तो आप डेमोक्रेसी को अच्छे से पढ़ लें। दूसरा इसमें टॉपिक दिया गया सोशलिज्म। सोशलिज्म बेसिकली बताता है कि संसाधनों पर सबका हक हो। संसाधनों पर सबका हक मतलब होता है कि पूंजीवाद के ये विपरीत था। पूंजीवाद कहीं जहां प्राइवेटाइजेशन की बात करता था, वहीं सोशलिज्म जो है समाज में संसाधनों पर सभी के हक की बात करता था। कार्ल मार्क्स ने भी सोशलिज्म की बात करी, और जब उसने बात को हिंसात्मक रूप दिया तो वो बन गया कम्युनिज्म जाके। कम्युनिज्म के अंदर ये था कि कार्ल मार्क्स का मानना ये था कि
ये जो सारे फसाद की जड़ है ये पूंजीपति वर्ग है, उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। तो जो सोशलिज्म है उसका एडवांस रूप जो है कम्युनिज्म बन जाता है, जो कि हिंसक हो जाता है। नेशनल इंटीग्रेशन वेलफेयर स्टेट की बात करें तो राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में आपने पढ़ा ही होगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो किस तरह भारत को जोड़ा गया था। 565 रियासतें हुआ करती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों को जोड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके बहुत बड़े प्रयासों के फलस्वरूप भारत जो इंटीग्रेटेड बना, भारत एकीकृत हुआ। यही कारण है कि जो भारत कई रियासतों में बटा हुआ था, कितनी रियासतों में, 565 रियासतों में, आज जो एक बहुत ही सशक्त सुसंगठित भारत तैयार है। इसका जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। फिर से वेलफेयर स्टेट होता है। वेलफेयर स्टेट का मतलब ये होता है लोक कल्याणकारी राज्य। वेलफेयर स्टेट की संकल्पना में ये कहा जाता है कि समाज में एक ऐसा वर्ग है जो कि कमजोर है, जो कि पे नहीं कर सकता, जिसके पास पैसा नहीं है, तो क्या उसको हक नहीं है संसाधन प्राप्त करने का? क्या उसे हक नहीं है अपना सम्मानपूर्ण जीवन जीने का? तो वेलफेयर स्टेट की संकल्पना ये कहती है कि जो गरीब वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, उसको भी संसाधन दिए जाए, बेशक वो पे करता हो या ना करता हो। भारत एक बहुत बड़ा वेलफेयर स्टेट है। आप देखते हैं कि भारत में जो चीजें हैं आपको जो रियायती दर पे या मुफ्त दी जाती है, जैसे हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गई, वो कहीं ना कहीं वेलफेयर स्टेट की संकल्पना में ही दी गई है। यानी कि जो वेलफेयर स्टेट है, जिसको हम कल्याणकारी राज्य कहते हैं, कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य रहता है वो ये होता है कि समाज के कमजोर वर्ग को भी उठाना, उसको भी पूरी रियायत देना, उसको विकास के अवसर प्रदान करना। इस तरह से मैंने एसएसटी के अंदर बहुत सारे आपके टॉपिक कवर कर दिए हैं, खासकर हिस्ट्री में। कल आपके लिए जो टॉपिक लेके आया जाएगा वो इकोनॉमिक्स से संबंध में लेके आया जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और उनके क्या क्या आंसर हो सकते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे और आपकी कहीं ना कहीं तैयारी को एक प्लस पॉइंट मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगर चैनल जितना ज्यादा सब्सक्राइब होगा उतना ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट भी मिलेंगे। धन्यवाद।